जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो एरिटेरिया का समान अध्ययन का जो 5000 प्लस का जो क्वेश्चन है उसमें का जो स्मरणीय तथ्य है, मतलब कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो बगल में जो टॉपिक दिया गया है तो उसी को मैंने इतिहास का आज जो उठाया हूँ वो मैंने हिस्ट्री का उठाया हूँ। तो इसमें पूरा हिस्ट्री का जितना भी मेन पॉइंट था दिया हुआ उसका मैं डिस्कशन आज कराऊंगा। तो पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला जो स्मरणीय तथ्य का क्वेश्चन था वहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी याद रखेंगे कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। दूसरा देखते हैं, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन जो बिताया गया था मनुष्य के द्वारा वो प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो ये दमदमा से मिला है। दोस्तों एक ही कब्र में क्या है कि 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गर्तावास का साक्ष्य जो है दोस्तों बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य जो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, मतलब युगल समाधि का बात कहा जा रहा है कि युगल समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये भी कालीबंगन एवं लोथल से ही मिला है। अगला क्वेश्चन है, नक्शीदारी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति थी वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ पर था? तो ये शवों को दफनाने का काम हड़प्पा में किया जाता था और जलाने का काम जो होता था वो मोहनजोदड़ो में किया जाता था। शवों को जलाने का प्रथा प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल जो है बनवाली से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैलकृत शतापथ के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी दोस्तों धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। अगला है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। तो 3 भागों में विभक्त धौलावीरा ही था जो कि 3 भागों में विभक्त था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में दोस्तों, और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह जौ या यब को ही जौ कहा जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा धातु था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल एवं सुतकोटदा जो थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा की राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया था। दूसरा तथ्य में पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पर दर्शन उनके प्रवर्तक से संबंधित है। जैसा कि देख रहे हैं कि पहले है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? तो न्याय दर्शन के गौतम मुनि थे। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे। चवार्क के चावार्क थे। और आगे देखते हैं तो वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बदरायन थे। आगे है संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो संप्रदाय और उनके संस्थापक में हम देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली पुत्र गोसाल थे।
अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय बैठलीपुत्र थे। भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्चायन थे। घोर अक्रियवादी के पूरन कश्यप थे। अगला क्वेश्चन, अगला में देखते हैं हम लोग। आगे आते हैं वेद से संबंधित है। वेद में क्या कहा गया है कि प्रथम वेद जो है ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण मतलब 4 पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का भी प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो यजुर्वेद ही है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। उसके बाद आता है सामवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद अथर्ववेद आता है। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। वेदों की संख्या कुल 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108 है। दोस्तों, शुरू वाले जो 3 वेद हैं उन्हें वेदत्रय कहा गया है। शुरू वाले जो 3 वेद हैं उन्हें त्रय या वेदत्रय कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे गौतम बुद्ध से है। गौतम बुद्ध से क्या है सो देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था। आगे देखते हैं इनसे और संबंधित क्या है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में एवं सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। तो यही अंतर बौद्ध और जैन धर्म में है कि जैन धर्म आत्मा को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को किसने कहा? सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। बौद्ध संघ के बारे में यहाँ दिया गया है कि बौद्ध धर्म में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व राजगृह में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और इस समय राजा कौन थे? तो अजातशत्रु राजा थे। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और राजा जो थे कालाशोक थे। तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस्य थे और राजा कौन थे? तो अशोक थे। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 98 ईस्वी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन में कराया गया था। तो पहला बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रिवीजन टाइप का एक वीडियो है जो कि आप सभी लोग पढ़े हैं। तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा कि एग्जाम के नज़दीक में 2 दिन बचा हुआ है, तो उसको नज़र में रखते हुए एक आपका जितना पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। जैन धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे।
आगे देखते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। तो महावीर अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से ही। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। प्रथम जैन विष्णु जी थी, वह दद्दिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए थे। 2 जैन संगीतियों का आयोजन कराया गया था। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में बल्लाभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आता है हर्यक वंश और मौर्ज वंश। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? उससे पहले देख लेते हैं कि और इसका कोई पॉइंट नहीं है, यही है। कहा जा रहा है कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो अंगराज को बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हराकर मिलाया था। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र मतलब बिंबिसार की हत्या जो इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अजातशत्रु के बारे में अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। तो इतिहास में कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है? अजातशत्रु को। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयीन ने कर दिया था। उदयीन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया। तो पाटलिग्राम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो उदयीन के द्वारा कराया गया। अगला देखते हैं हम, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे पाटलिपुत्र के हो गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया था। तो उदयीन के द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना किया गया था, लेकिन शिशुनाग जो है अपनी राजधानी क्या किया कि पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर लिया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र पुनः ले गया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म था, लेकिन बाद में ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। आगे देखते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? नंदीवर्धन हुआ। नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ था, और नंद वंश का घनानंद ही था जिसके समकालीन कौन था? तो सिकंदर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तब यहाँ से मौर्य वंश का स्थापना हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। यहाँ जनपद और उसकी राजधानी है, देखते हैं जनपद। जैसे मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज का हाटक। अस्मक का पोटली। और देखते हैं, कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन। मल्ल का कुशावती। पंचाल का अहिछत्र या कंपिल। तो यहाँ ये भी पूछा जाता है कि पंचाल का राजधानी कहीं अहिछत्र मिल सकता है, नहीं तो कहीं ऑप्शन में कंपिल मिल सकता है। चेदी का शक्तिमती। मत्स्य का विराटनगर। सूरसेन का मथुरा। गांधार का तक्षशिला था राजधानी। अब आते हैं मौर्य वंश में, देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोटस कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था।
चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर्स को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? तो इंडिका नाम पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने भद्रभाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और यह जो है भद्रबाहु से अपना जैन धर्म का दीक्षा लिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार को ही इतिहास में अमित्रघात के नाम से जाना जाता है और बिंदुसार के लिए वायु पुराण में जो है भद्रसार कह के बुलाया गया है। जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। तो इसका तीनों नाम याद रखेंगे कि बिंदुसार को अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार और जैन धर्म में इसे सिंह सेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ जो है वह बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुर्जा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। आगे है भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा पर गया था। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसके सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा 7वां है एवं सबसे छोटा जो है रुम्मीदेई अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो थी वह 5 प्रांतों में बटी हुई थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। आगे आते हैं मौर्य वंश के बाद आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो कनिष्क हुआ था। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने मतलब कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क के दरबार में ही आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया है जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली में मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। तो सर्वाधिक विकास किसके क्षेत्र में हुआ है? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। गुप्त वंश में आते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो ये याद रखेंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने गुप्त संवत की शुरुआत भी किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत का क्या किया गया है? शुरुआत किया। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यह समुद्रगुप्त हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज की उपाधि से सम्मानित होने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि भी समुद्रगुप्त ने धारण किया था। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहा करते थे। समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासन काल का
फहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया। इसके दरबार में ही कालिदास, धन्वंतरी एवं बारामिहिर जैसे विद्वान रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही क्या कहा जाता है कि नवरत्न रहा करते थे। प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहा करते थे, और मध्यकालीन में आते हैं तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ था। आगे देखते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। तो पल्लव वंश का राजधानी कांचीपुरम था। मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश से ही संबंधित रखते हैं। तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम है, जो कि पल्लव वंश से ही संबंधित रखते हैं। इसके बाद देखते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम करवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम को ही बतापी कुंड की उपाधि से धारण किया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जो पल्लव वंश से संबंधित हैं। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक डांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में आते हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश का शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो पहली बार श्रीलंका पर चोल वंश का शासक राजराज प्रथम है, उसने किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम को गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। स्थानीय स्वशासन इस वंश का प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति जो है चोल वंश से ही संबंधित है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इस वंश की राजधानी मान्यखट्ट थी। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मान्यखेट थी। उसके बाद आते हैं। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष इत्यादि हुए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने, मतलब राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित भी किया था। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। उसके बाद आते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा ही किया गया था। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। तो ये काफ़ी वीवीआई पॉइंट है दोस्तों कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल जो है 5 गांव दान में दिए थे। किसके अनुरोध पर? तो बालपुत्र देव के अनुरोध पर। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लोहार वंश का स्थापना संग्राम राज ने करवाया था। प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना जो है वह कल्हन के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं। गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पगिन था। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्तबी जैसे विद्वान रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था।
गजनी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय वहां का शासक भीम द्वितीय था, जो कि महमूद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। महमूद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो हुआ वो विजय हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया गौरी और पृथ्वीराज के बीच ही, लेकिन इसमें इस बार पृथ्वीराज की हार हुई और महमूद गोरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच। इसमें गौरी विजय हुआ था। प्रमुख अभिलेख और किस शासक से संबंधित है वो देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है वह कलिंग राजा खरवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध जो है गौतमी बलसिरी से है। भित्री स्तंभलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित कौन कौन से शासक हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित प्रथम तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा इल्तुतमिश है और तीसरा जो है वह FST मतलब फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार का मरम्मत करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में दिल्ली राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान या चिहलगानी नामक संगठन बनाया था। इसने इक्ता प्रणाली शुरू भी किया था। उसके बाद है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान या चिहलगानी का विनाश बलबन के द्वारा किया गया था। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत करवाया था। तो बलबन के द्वारा राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथा को शुरुआत किया गया था। उसके बाद है बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना रखने की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिरी का किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2% मतलब 50% जो होता था लिया जाता था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश।
तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तान में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया है। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था। तो अमीर कोही का संबंध जो है कृषि विभाग से था और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित किया तथा इसका नाम दौलताबाद रखा था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियोर्स कहकर पुकारा है। इसी के समय मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। तो जीन प्रभु सूरी को सम्मानित करने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। सुल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजमूआदार कहा जाता था। महत्वपूर्ण विभाग है दिल्ली सल्तनत का, किस शासक से संबंधित है वो देखते हैं। दीवाने अर्ज का संबंध जो है बलबन के समय में हुआ था। दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से इसका संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज जो था वो वित्त विभाग से संबंधित था और यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। दीवाने कोही जो था वह कृषि विभाग से संबंधित था और यह किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उसके बाद दीवान खैरात, तो दीवान खैरात जो था दान विभाग से संबंधित था और यह जो आया था फिरोज शाह तुगलक के समय आया था। दीवान बंदगान था, दीवान बंदगान जो था वह दास विभाग से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक के समय में ही संबंधित था। दीवान इस्तिहाक का संबंध जो था वो पेंशन विभाग से संबंधित था और यह किसके समय आया था? तो यह जो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां हुआ था। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हुआ। लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी हुआ, जो कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम सुल्तान था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित कर लिया। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में देवल जो था वह प्रसिद्ध रूप से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर एवं बुक्का हुए। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने देव मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। तो बुक्का प्रथम जो है विजयनगर में बुक्का प्रथम जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। उसके बाद आते हैं देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी भारत विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय को ही जगबेटकर की संज्ञा दी गई है, मतलब हाथियों का शिकारी करने का संज्ञा देवराय द्वितीय को दिया गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर पर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज का संबंध जो है कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण जो था वह तलिकोटा का युद्ध था, जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। तलिकोटा के युद्ध को ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। मुगल वंश देखते हैं।
मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए। मुगल वंश के संस्थापक जो हुए वो बाबर हुए। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर ने ही गाजी की उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था राणा संगा के खिलाफ, और इसी में जो है बाबर ने सर्वप्रथम खानवा जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। तो तोप का प्रथम बार प्रयोग जो है पानीपत के युद्ध में किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसका बाद में आगे चलकर फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। तो बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध अगर देखते हैं, खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था, और इसी में बाबर जो है सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, और इसमें भी बाबर विजय हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था अफगान एवं बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजय हुआ था, और 1530 ईस्वी में अंत में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। इसने 1533 में दीनपना नगर की स्थापना किया था। तो हुमायूं जो है 1533 में दीनपना नगर की स्थापना किया। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का वस्त्र को पहनता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजय हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ। कन्नौज के युद्ध में हारने के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन जो है गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला एवं कुहना नामक मस्जिद की भी स्थापना किया था। तो किला या कुहना नामक मस्जिद किसने? तो शेर शाह सूरी ने किया था। हुमायूं के बाद आता है उसका पुत्र अकबर। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षण बैरम खान था। बैरम खान इसका संरक्षक था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें अकबर विजय होता है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ था और दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ था। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विरुद्ध हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत टुडलबल ने 1580 ईस्वी में किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। महेश दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय दशवंत, बसावन, अब्दुलसम्मद जैसे प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने ही क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के समय में ही किया गया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर जो था नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा,
आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण कराया गया था। अकबर ने अब्दुस्समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और संबंधित वर्ष है, देखते हैं। दास प्रथा का अंत जो है अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया गया। जजिया कर की समाप्ति जो है वह 1564 ईस्वी में किया गया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में करते हैं। इबादत खाने की स्थापना 1575 में करते हैं और मजहर की घोषणा 1579 में करते हैं। दीन इलाही की स्थापना तो 1582 में करते हैं और इलाही संबत की शुरुआत तो 1583 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद आते हैं वैष्णव संत द्वारा स्थापित मत देखते हैं कि श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य थे, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य। अब इनसे जो संबंधित मत है वो मत देखते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद संबंधित है श्री संप्रदाय से, द्वैतवाद संबंधित है ब्रह्म समाज से, शुद्ध द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय से और द्वैताद्वैतवाद जो है वो सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया। कांची का कैलाश मंदिर जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। मामल्लपुरम का तट मंदिर जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव के द्वारा बनाया गया। ओडिशा का लिंगराज मंदिर जो है ययाति केसरी के द्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है। तो न्याय की जंजीर के रूप में जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के समय खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता की थी, जिस जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, बिशन दास एवं मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। तो पंडित राज की उपाधि जो है जगन्नाथ को दिया गया था, किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। तो जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने करवाया था। इत्मा-उद-दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का महत्व स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी कर रखा था। युद्ध देखते हैं कि धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ, इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ। और देवराई का युद्ध मार्च 1659 को हुआ, इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ तो औरंगजेब था। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था।
औरंगजेब को इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया। औरंगजेब ने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। इसने 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि 20 सूबों की संख्या थी। फ्रांकोइस बर्नियर जो है औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। ये कुछ संधियां हैं, उसके महत्वपूर्ण वर्ष है। जैसे सूरत की संधि, तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बरगांव की संधि 1779 ईस्वी में, सलाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं नागपुर की संधि, तो नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। उसके बाद मराठा साम्राज्य में देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। शिवाजी एवं जयसंघ के बीच पुरंदर का संधि 1665 ईस्वी में हुआ। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। भगवत गीता पर भावार्थ टीका लिखने वाला जो था वह ज्ञानेश्वर संत थे। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखने वाले थे एकानाथ थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम हुआ। अंतिम मराठा पेशवा जो था वह अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ था। उसके बाद देखते हैं खेरा का युद्ध जो लड़ा गया था 1707 में साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 में सलाबाई की संधि के द्वारा इसका समाप्ति हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ, देवगांव के संधि से समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह 1817 से 19 में हुआ, पेशवा की पद की समाप्ति के साथ। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा के द्वारा किया जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुख जो था कर का एक प्रकार हुआ करता था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित प्रधानमंत्री से था। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। स्वतंत्र राज्य में उसके संस्थापक में देखते हैं अवध के संस्थापक सादत खां हुए, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां हुए, कर्नाटक के शासक सदातुल्ला खां हुए, हैदराबाद के चिनकिलिज खां हुए, भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज जो है महत्वपूर्ण इतिहास का प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो प्रश्न का संग्रह था एडिटेरिया का 5000 प्लस सेट में, उसका डिस्कशन का वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। और कल इसका जो होगा आधुनिक भारत का जो स्मरणीय तथ्य है उसका मैं वीडियो बनाकर डालूँगा। ये रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आपका पढ़ा हुआ जो भी है वह एक सरसरी दृष्टि में क्या होगा कि उसका रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका साथी हिमांशु कश्यप। जय हिंद दोस्तों।